हर एक वो पर्सन जो सोच सकता है, जो फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लेता है, जो लॉजिक्स के आधार पर, एविडेंस के आधार पर अपने फैसले लेता है, वो नास्तिक है। ऐसा बोला अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। वो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते। देखो, जहां अर्नेस्ट हेमिंग्वे के पक्ष में ये आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं, जब कोई पर्सन जैसे साइंस पढ़ता है ना, वो पढ़ेगा बिग बैंग थ्योरी, वो पढ़ेगा कॉस्मोलॉजी को, वो पढ़ेगा लाइफ के ओरिजिन को, तो उसको ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि इस धरती पर लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स क्या है। तो आमतौर पे जो आर्गुमेंट दिया जाता है, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने सब कुछ बनाया, तो पढ़ने वाला व्यक्ति जो है ना, वो इन सब चीजों से दूर जाने लगता है, भगवान में उसका विश्वास कम हो जाता है। लेकिन देखो, दूसरी तरफ आर्गुमेंट्स ये दिए जाते हैं, जैसे न्यूटन है, फेराडे है, ये तो बड़े महान साइंटिस्ट हैं, ये भी नास्तिक नहीं थे, फेथ में वो बिलीव करते थे। इसके अलावा आप इसरो के चीफ सोमनाथ को देख लीजिए, चंद्रयान 3 से पहले वो मंदिर जाते हैं, उनका भगवान में विश्वास है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का, बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है, जो भगवान को मानते हैं, कि आज भी ना लाइफ के ओरिजिन को लेके ना पूरा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हर चीज साइंस नहीं बताता है कि कैसे लाइफ की उत्पत्ति हुई। नॉलेज में अभी बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी चीजें साइंस में अभी अनप्रूव्ड हैं, प्रॉपर एविडेंस नहीं है। साइंस भी बहुत सारी चीजों को एज्यूम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं यह पॉसिबिलिटी है कि धरती का निर्माण में किसी डिवाइन पावर का रोल रहा हो। यहां पे देखो, एक और चीज आपको बताता हूं। पीके मूवी है, पीके मूवी में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, आमिर खान की मूवी जो है। देखो, भगवान के रूप में अगर इस दुनिया में जो लोग दुखी हैं, सताए हुए हैं, उनको भगवान के रूप में एक उम्मीद की किरण दिख गई, तो बाकी किसी का क्या किया। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है होप, यानी उम्मीद कि मेरे दुख दूर होंगे। आप भी देखो, होप पे बहुत रिलाई कर रहे हो, एग्जाम क्लियर होगा, मानो या ना मानो, होप पे दुनिया कायम है। भगवान एक होप है, एक उम्मीद है। उम्मीद हो तो जिंदगी अच्छे से चलती है। और बहुत सारे लोग तो ना लॉ एंड ऑर्डर को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको भगवान से डर लगता है। कानून से कम डर लगता है, भगवान से ज्यादा डर लगता है कि भगवान ऊपर से देख रहा है। तो फेथ की भी देखो अपनी इंपॉर्टेंस है, उसे नकारा नहीं जा सकता। आप बताइए, आप अपनी ओपिनियन रखिए, आप क्या सोचते हो इस कोट के बारे में। आज देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, 4 आर्टिकल्स मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित, उसके बाद आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, अशोक गुलाटी का, विकसित भारत इंडिया को बनाना है 2047 से पहले। उसके बाद तीसरा आर्टिकल इंडियन साइंस कांग्रेस का, और चौथा आर्टिकल नरसिम्हा राव से संबंधित। ये जॉब्स वाले आर्टिकल से ज्यादा पॉइंट नहीं निकल के आए, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। 4 इश्यूज अलग अलग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस से संबंधित है। आप देखो, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इशू है एग्जाम के लिए और इंटरेस्टिंग भी है। अभी देखो, कंटेस्ट ये है, दिसंबर की शुरुआत में ना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनके एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, और इंडिया की तरफ से अजीत डोवल उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए। ये जो ग्रुप है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस ग्रुप के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 2011 में ना 3 देश एक साथ आए थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, यार एक ग्रुप बनाते हैं ताकि इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी और दूसरे मैटर्स पे ना हम आपस में कोऑपरेट कर सके, मिल के काम कर सके। इंडिया ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो ग्रुप बना 2011 में। लेकिन देखो, 2014 में ना ग्रुप जो था वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि मालदीव में ऐसी सरकार आ गई जो प्रो चाइना थी, तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन देखो, बाद में मालदीव में सरकार चेंज हो जाती है, और 2020 में इंडिया ने पुश करना स्टार्ट किया कि यार ये ग्रुप बना था 2011 में, ठंडे बस्ते में है, इसे फिर से रिवाइव करते हैं। इंडिया ने यह भी बोला कुछ नए मेंबर बनाते हैं। तो इंडिया के कहने पर मॉरिशस एक नया मेंबर बना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। 4 मेंबर हो गए टोटल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। और 2 मेंबर कंट्रीज को ऑब्जर्वर भी बनाया गया, एक बांग्लादेश को और एक सेशल्स को। दोनों को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला।
अब मेंबर कंट्रीज आपको समझ में आ गए, 4 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इस ग्रुप के। लेकिन देखो दिक्कत की बात यह है, अभी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई ना दिसंबर के शुरुआत में, इसमें मालदीव एब्सेंट रहा। मालदीव क्यों एब्सेंट रहा वो आपको पता है। मालदीव में एक बार फिर से जो नई सरकार चुन के आई है वो प्रो चाइना है। उस सरकार को लगता है ये ग्रुप जो है इसमें इंडिया का दबदबा है, इंडिया का डोमिनेंस है, तो इस ग्रुप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो मीटिंग हुई इसमें मालदीव एब्सेंट रहा। ये जो ग्रुप की मीटिंग हुई इसमें मेंबर कंट्रीज के एनएसएस के द्वारा रिव्यू लिया गया कि पास्ट 1 साल में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की क्या एक्टिविटीज हुई हैं, क्या प्रोग्रेस है, और इस चीज पे भी चर्चा हुई कि आने वाले 1 साल में यानी 2024 में कैसे मिलके इंडियन ओशन को सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल बनाया जाएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, पहले ना इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहता था। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि इंडिया के पास में मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, तो कुछ भी गलत होता है तो इंडिया सिक्योरिटी की गारंटी देता है कि इंडिया यहां पे सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि इंडिया के पास पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। इंडिया गारंटी देता है इंडियन ओशन को सेफ रखेगा, स्टेबल रखेगा। बट इस अप्रोच में ना एक दिक्कत थी। एक दिक्कत यह थी कि इंडियन ओशन में जो दूसरे देश है ना, वो इंडिया के रोल को लेके ना संकुचित रहते थे कि इंडिया यार खुद ही खुद अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो अब ना इंडिया कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, हम प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। आप बोलोगे सर ये नई टर्म क्या है, प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर? इस टर्म का मतलब यह है कि इंडिया बाकी देशों के साथ मिलके इंडियन ओशन को सेफ एंड स्टेबल रखेगा। मतलब कोलैबोरेशन पे फोकस होगा, मतलब ज्वाइंट एक्शन पे फोकस होगा, ना कि इंडिया अकेला गारंटर होगा सिक्योरिटी का। तो इंडिया की जो सोच है ना वो चेंज हो गई है। पहले नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सोच थी, लेकिन अब पीएसपी है, प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर में ज्वाइंट एक्शन पे फोकस है, दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन पे फोकस है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, ऑपरेशंस चलाने के लिए। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में इंडिया अपने पे ही फोकस करता था कि अकेले ही हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आज के समय में ना इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट सी लेन्स जो है कम्युनिकेशन के लिए वो यहां से गुजरती हैं, मतलब शिप्स के आने जाने के बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इंडियन ओशन में। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं यहां पे अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना चाहती हैं। खास करके देखो चाइना के बढ़ते रोल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इंडिया का देखिए। देखो ट्रेडिशनली इंडिया का ही दबदबा रहा है इंडियन ओशन में, नाम भी इंडियन ओशन का इंडिया से ही आता है, क्योंकि देखो यहां पे दूसरे जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, दूसरे जो देश हैं जो इंडियन ओशन में आते हैं, उनके पास में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो हमेशा से इंडिया मदद करता आया है इंडियन ओशन में दूसरे देशों की, उनको उनकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कैपेसिटी मजबूत करता आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इंडिया उनकी मदद करता आया है। दूसरे इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित या फिर मिलिट्री से संबंधित, वो देने में इंडिया मदद करता आया है। आप एग्जांपल्स देखिए, 1988 में मालदीव में कू आया था, उस समय इंडिया ने मदद की थी मालदीव की। मालदीव में पीने के पानी के क्राइसिस पैदा हो गए, इंडिया ने मदद करी। 2004 में एकदम से सुनामी आ गई, इंडिया पर भी असर हुआ, लेकिन बावजूद इसके इंडियन ओशन में दूसरे देशों की मदद के लिए सबसे पहले इंडिया पहुंचा। कोविड-19 की महामारी आई, दवाइयों की जरूरत थी इंडियन ओशन कंट्रीज को, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। तो ट्रेडिशनली तो दबदबा देखो इंडिया का ही रहा है, लेकिन अब अलग अलग पावर्स खास करके चाइना इंडिया के दबदबे को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसी सिलसिले में ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मदद करती हैं इंडिया की अपने लीडरशिप रोल को कायम रखने में। वैसे भी देखो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मोहल्ले में देखो कोई पर्सन है महेश, मोहल्ले का कोई भी काम होता है महेश बढ़ चढ़ के भाग लेता है। महेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मोहल्ले की एक्टिविटीज में। लेकिन ना अब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान बना दिया महेश को। महेश पहले भी सारे एक्टिविटीज मोहल्ले की महेश कर रहा था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसका प्रधान महेश को बना दिया गया। मतलब महेश का पहले जो रोल था ना वो इनफॉर्मली कर रहा था, अब महेश औपचारिक रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया है। तो महेश का काम और भी ज्यादा लेजिटिमाइज हो गया है, फॉर्मल हो गया है।
महेश के काम पर मोहर लग गई है। अदरवाइज तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी महेश वो सारे काम मोहल्ले के कर ही रहा था। उसी प्रकार से इंडिया का रोल है। इंडिया वैसे भी इंडियन ओशन में सारे काम तो कर ही रहा था, किसी भी देश की मदद करना हो, लेकिन ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इंडिया के लीडरशिप रोल को लेजिटिमाइज कर देती हैं, औपचारिक बना देती हैं, फॉर्मल बना देती हैं। अब आप चाइना का रोल देखिए। देखो, अर्ली 2000 के बाद से ही चाइना ने इंडियन ओशन में बहुत इन्वेस्ट किया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की सहायता से। चाइना इंडियन ओशन में आने वाले देशों को लुभाने की कोशिश करता है, उनको पैसा देके, उनको इन्वेस्टमेंट का लोभ दिखाकर चाइना अपने शिप्स को भेजता रहता है, सबमरीन्स को भेजता रहता है इंडियन ओशन में, साइंटिफिक शिप्स को भेजता है, ताकि ओशन में नीचे क्या है, ओशन के बेड में क्या है, सब कुछ मैपिंग की जा सके। क्योंकि देखो, फ्यूचर में अगर लड़ाई होती है ना, तो मैरीटाइम डोमेन की सारी अवेयरनेस अगर चाइना की नेवी के पास में है तो युद्ध लड़ने में आसानी होती है। इसी वजह से चाइना अपने साइंटिफिक शिप्स को भेजता रहता है कि आप सारी मैपिंग कर लीजिए इंडियन ओशन के बेड में कहां पर क्या चीज है नीचे। चाइना से पूछो कि तुम क्यों भेजते हो। चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी भेजता है। इंडिया ने पूछा क्यों भेजते हो, तो चाइना बोलता है कि मैं तो देखो पायरेसी के लिए भेजता हूं, पायरेसी को काउंटर करने के लिए। लेकिन पायरेट्स के अगेंस्ट कौन सी सबमरीन्स का इस्तेमाल होता है? ऑफकोर्स चाइना झूठ बोल रहा है। चाइना ने अपना बेस भी बनाया है जिबूती में, श्रीलंका में हम्बनटोटा में बेस है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है। इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, हमारे पड़ोसी देशों में पोर्ट्स इस्टेब्लिश करके। और देखो, चाइना भी चाहता है कि हम भी इंडियन ओशन की कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाए, ताकि हमारा भी जो लीडरशिप रोल है वो लेजिटिमाइज हो जाए। जैसे महेश को ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया था मोहल्ले वालों ने, ऐसा ही हमें भी कोई हेड बना दे किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रीजनल फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हिस्सा बनके चाइना बड़ा रोल प्ले करना चाहता है, अपनी लीडरशिप को लेजिटिमाइज करना चाहता है। इंडिया के लिए देखो दिक्कत यह है, चैलेंज ये है, इंडियन ओशन में आने वाले कई सारे देश ना चाइना को थ्रेट नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि चाइना से भी फायदा है बल्कि, तो इसलिए वो चाइना का विरोध करते नहीं है। जितना खतरा इंडिया को चाइना से है, उन देशों को चाइना से कोई खतरा नहीं है। इसलिए चाइना का खुल के कोई विरोध नहीं करना चाहता इंडिया की तरह। ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, 5 पिलर्स पे फोकस करता है: मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। जल्दी जल्दी मैंने पढ़ दिया आपके लिए। देखो, वैसे तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, अच्छा चल रहा है। 2021 से ही इस कॉन्क्लेव ने, इस ग्रुप ने टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी, मैरीन पोल्यूशन, मैरीटाइम लॉ, कोस्टल सिक्योरिटी, इन सभी इश्यूज से संबंधित मामलों को इन्वेस्टिगेट किया है जॉइंटली। मतलब मिलकर ये ग्रुप काम कर रहा है। 2022 में पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के ओशनोग्राफर्स और हाइड्रोग्राफर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ओशनोग्राफर जो देखो ओशन से संबंधित चीज़ों पे स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल ओशन सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें। हाइड्रोग्राफर्स वो देखो फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे ओशन के फीचर्स, रिवर के फीचर्स। इनकी मीटिंग आयोजित हुई और अब 2024 में इस ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी काफ़ी सारे इशू पे: टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज अच्छी चल रही हैं। बट दिक्कत देखो यही है, मालदीव की एब्सेंस। मालदीव एब्सेंट रहा, 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो प्रो चाइना होने की वजह से एब्सेंट रहा, दूसरा यह भी हो सकता है कि मालदीव में नई सरकार बनी है और नई सरकार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो उनके समर्थक हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, इस ग्रुप की एक्टिविटीज में हिस्सा ना लेके, मीटिंग में हिस्सा ना लेके। लेकिन देखो, इवन हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश है ना, चाहे वो श्रीलंका हो, वहां पर भी एंटी इंडिया सोच रखने वाले कुछ लोग तो हैं। तो जो चीज आज मालदीव में हो रही है, कल को वो चीज दूसरे मेंबर कंट्रीज के साथ भी हो सकती है। वो भी इस ग्रुप की एक्टिविटीज को बायकॉट कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर कंट्रीज को यह भरोसा दिलाना होगा कि आप इसे ग्रुप को ना इंडिया वर्सेस चाइना मत देखिए। इस ग्रुप से आपको फायदा होगा, ग्रुप की एक्टिविटीज से इंडियन ओशन रीजन को फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है।
ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। पीसीएस में आमतौर पे ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूपीएससी में थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था यूपीपीएससी ने 2019 में, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का, अशोक गुलाटी का है। क्या 2047 आते आते इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा? कैसे तय होगा कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बना है या नहीं बना है? देखो, जहां तक है पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि भारत एक डेवलप कंट्री बना है या नहीं बना है। हालांकि दूसरे इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना होगा, जैसे इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट कितना है, जीडीपी का साइज कितना है, वो सारी चीजें। लेकिन अब जब हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज की, तो उनकी पर कैपिटा नेशनल इनकम ज्यादा है। इकोनॉमी का साइज तो अभी भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से, या फिर यूं कहें ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया की इकोनॉमी का साइज ज्यादा ही है। पर डेवलप कंट्री बनने के लिए इंडिया को पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करनी होगी। आप एक बार ना वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखिए। देखो, हाई इनकम इकोनॉमीज वो हैं जहां पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम $13,846 से ज्यादा है, 13,846 से ज्यादा। जहां पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम है ना, वो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं। और जहां पर देखो पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम $4,466 से लेके $13,845 के बीच में है, तो ये देश होंगे अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, अपर मिडिल इनकम। इसके बाद जहां पे देखो पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम $1,136 से लेके $4,465 के बीच में है, तो वो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। और इंडिया जो है अभी देखो इसी कैटेगरी में है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी में इंडिया है। 2400 के आसपास है हमारे देश में पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया की अभी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, 2047 आते आते क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम 13,846 से ज्यादा हो जाएगी? राइटर तो देखो भरोसा जताते हैं हो जाएंगी, और लॉजिकली बात करते हैं राइटर। देखो, इंडिया की इकोनॉमी का साइज आप देखिए, 1947 से लेके ना 2014 तक, यानी 67 ईयर्स लग गए इंडिया को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। उसके बाद देखो अगले 10 सालों में 2014 से लेके 2024 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी ऐड हो जाएगी बाय $2 ट्रिलियन से, यानी टोटल इंडिया की इकोनॉमी का साइज हो जाएगा $4 ट्रिलियन। आप पॉइंट देख रहे हो, 67 ईयर्स में इंडिया $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना, लेकिन अगले 10 सालों में इंडिया ने $2 ट्रिलियन और ऐड कर दिए। और देखो अगले 5 सालों में अगर यूं ही चलता रहा ना, 2029 आते आते इंडिया $2 ट्रिलियन और ऐड कर देगा, यानी 2029 आते आते इंडिया $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो 67 बने $2 ट्रिलियन में, अगले 10 साल लगे $2 ट्रिलियन और ऐड करने में, और अगले 5 साल लगे सिर्फ $2 ट्रिलियन और ऐड करने में। इवन देखो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना, उस समय भी इंडिया की जीडीपी डबल हो गई थी। 2004 में इंडिया की इकोनॉमी थी सिर्फ $0.71 ट्रिलियन की, और 2014 में इंक्रीज होकर हो गई $2.04 ट्रिलियन की। पर कैपिटा इनकम की बात करें, 2004 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $624 थी, 2014 में बढ़ के $1,560 हो गई, और 2022 में 2,411 इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। आप बोलोगे सर जी अभी तो सिर्फ 2,411 है, 13,846 तक हमें जाना है, कैसे कवर करेंगे इतना बड़ा गैप? आप ये देखिए 2004 से देख के 2014 के बीच में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई। तो आगे आगे भी 2 टाइम, 2.5 टाइम, 1.5 टाइम इंक्रीज होती रहेगी ना। वर्ल्ड बैंक की ना एक डेफिनेशन है, अगर कोई पर्सन दिन में $2.15 नहीं कमाता है ना, इससे कम कमाता है, तो वो गरीब है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें ना, हमारे देश में गरीबी बहुत कम हो गई है। इस डेफिनेशन के हिसाब से 2000 में गरीबी थी 39.9%, यानी 40%, और 2021 में इस डेफिनेशन के हिसाब से गरीबी रह गई है सिर्फ 11.9%। चलो देखो डेटा बहुत डिस्कस कर लिया, अब देखो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। राइटर कहते हैं पिछले कुछ सालों में ना हमारे देश में सरकार ने ना बेसिक चीजों पे काफी ध्यान दिया है। फॉर एग्जांपल, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, हर घर में गैस सिलेंडर का होना,
हर घर में फंक्शनल पाइप का कनेक्शन होना ताकि पीने का पानी उपलब्ध हो, हर घर में टॉयलेट, ये जो बेसिक एमिनिटीज है ना, इन पर सरकार ने काफी फोकस किया है। तो ना इनसे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है जनता की। जनता की प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो देखो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था, पीने का पानी का कनेक्शन नहीं था, तो एक महिला जाया कर, पेट्रियार्की के कारण महिला आमतौर पे ज्यादा जाती हैं पानी लेने के लिए कुएं से, तो उनके जीवन का एक दिन का ज्यादातर हिस्सा ये बेसिक चीजें जुटाने में लग जाता था। लकड़ियां इकट्ठा करना चूल्हा जलाने के लिए, पानी लेकर आना दूर से, कपड़े धोने के लिए नदी के पास जाना, वो चीजें अब ठीक हो गई। अब चूंकि ये बेसिक एमिनिटीज जनता के पास उपलब्ध हैं, तो खास करके रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो मोर प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अब बात समझे आप। अब देखो आने वाले समय में अगर सरकार ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे काम करती है, स्किल एजुकेशन पे काम करती है, और लिबरल मार्केट चॉइसेस हैं, जैसे 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, वैसी ही डिसीजन सरकार लेती है कि सरकार प्राइवेटाइज करेगी ज्यादा चीजों को, खुद बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी, ज्यादा पॉपुलिज्म पे ध्यान नहीं देगी, मतलब ज्यादा जनता को अपीज करने के लिए फ्री वाली स्कीम्स नहीं लॉन्च करेगी, तो हम 2047 आते आते अपने डेवलप कंट्री की जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखो कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे इनइक्वालिटी है। 2004 में गिनी इंडेक्स जो इनइक्वालिटी को बताता है, गिनी इंडेक्स में स्कोर था 34.4, लेकिन ऑलमोस्ट 18 साल बाद 2021 में यह स्कोर है 34.2। यानी गिनी स्कोर में जितना स्कोर इंडिया का 2004 में था, ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर 2021 में है। मतलब जितनी इनइक्वालिटी 2004 में थी उतनी ही इनइक्वालिटी 2021 में थी। तो यह एक चिंता का कारण है, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट इनकम अगर जनता की इंक्रीज हो भी गई, अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है तो यह ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन तो देखो कंट्रोल में है। पिछले 10 सालों में जो टारगेट सरकार ने रखा हुआ है कि इन्फ्लेशन को 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है, तो ऑलमोस्ट उसी बैंड में हमारे देश में इन्फ्लेशन रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में अच्छा खासा है, $600 बिलियन का। मतलब कभी भी करेंसी ऊपर नीचे जाती है तो इतना बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी सहायता से हमारे देश के रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कम होने से रोका जा सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर राइटर यही कहते हैं लास्ट में, अगर देखो कोविड जैसी कोई महामारी ना आई, कोई मेजर वार ना हो गया, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ना आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आ गई, तो वेरी मच इंडिया जो है अपने डेवलप कंट्री की जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन साइंस कांग्रेस से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडियन साइंस कांग्रेस एक एनुअल इवेंट है जहां पे भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी इकट्ठा होती है, साइंस से संबंधित आइडियाज पर डिस्कशन होती है, रिसर्चर्स साइंस के आइडियाज के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। और देखो इस कांग्रेस की ना, इंडियन साइंस कांग्रेस की रेपुटेशन सदा से ही काफी ज्यादा रही है। या तो प्रधानमंत्री के द्वारा इनाग्रेशन होता है इंडियन साइंस कांग्रेस का, या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसने नोबेल पुरस्कार जीता है, यानी नोबेल लॉरिएट के द्वारा, या फिर दोनों ही कांग्रेस के दौरान उपस्थित होते, मतलब इंडियन साइंस कांग्रेस को अटेंड करते। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना इंडियन साइंस कांग्रेस की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। साइंटिफिक कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स ने तो क्वेश्चन रेज किए कि कई बार इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान काफी ना सूडो साइंटिफिक आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पुराने समय में जो पुष्पक विमान था वो जेट एयरक्राफ्ट से तेज था। पुष्पक विमान जानते हो ना, जो रामायण के दौरान यूज किया गया था, तो उसको लेके क्लेम्स, जिसको लेके ना साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स नाराज हो गए कि यार ये सब चीजें क्या डिस्कस कर रहे हो आप इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान। तो साइंटिफिक कम्युनिटी नाराज हुई इस प्रकार के सूडो साइंटिफिक क्लेम्स को लेके। उनके अनुसार अब जो इंडियन साइंस कांग्रेस का 109वां एडिशन आयोजित होना था ना 2024 में, इसको लेके तो और भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। 2024 में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित होना था, लेकिन ना यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यूनिवर्सिटी ने बोला एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ
इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, जो इस कांग्रेस को हर साल आयोजित करती है, ऑर्गेनाइज करती है। दोनों के बीच में ना डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है ना, इस कांग्रेस को आयोजित करती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही एक ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन इस बॉडी का आरोप यह है कि हमें ऑटोनोमस ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत हम आते हैं, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है। इस लड़ाई के चलते यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बाद में यह तय हुआ कि इंडियन साइंस कांग्रेस इस बार की आयोजित होगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। लेकिन देखो, वहां पर भी नाराजगी आ गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हमसे पूछ के बिना आप जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये साइंस आयोजित कर रहे हो, गलत है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। आरोप लगा दिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हम जो आपको पैसा दे रहे हो, आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। तो ये सब देख के फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर वालों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए कि भैया हम नहीं आयोजित करेंगे, आपके बीच में तो लड़ाई चल रही है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोर्ट में भी चली गई कि हमारे ऊपर आपने आरोप लगा दिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, दिखाइए कहां पे है इरेगुलरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोर्ट में चली गई। अभी फिलहाल स्टेटस ये है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने ना दूसरी यूनिवर्सिटीज से अपना इंटरेस्ट मांगा है। बताइए, जो भी यूनिवर्सिटी ये कांग्रेस आयोजित करना चाहती है, बताइए, हम आएंगे वहां पे ये कांग्रेस आयोजित करेंगे। तो अभी डिसीजन होना बाकी है। राइटर ये कहते हैं, देखो कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट में इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रही है। हजारों स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, रिसर्चर्स आते हैं, लर्निंग होती है, अवेयरनेस फैलती है साइंस के बारे में। लेकिन अभी तो बहुत बुरा हाल हो रखा है इस कांग्रेस का, अच्छी चीज नहीं है। बेशक देखो, बहुत सारी चीजों को लेकर विवाद रहता है, जैसे इस कांग्रेस के दौरान कौन बोलेगा, कौन स्पीकर रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा। शेड्यूल काफी बार बहुत हेक्टिक रहता है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं हो पाती साइंटिस्ट के बीच में। तो ये सब दिक्कतें तो हैं। दूसरा देखो, 2015 के बाद से ना सरकार एक दूसरे साइंस फेस्टिवल को ज्यादा तवज्जो देती आई है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। सारी मिनिस्ट्रीज मिलके आयोजित करती हैं इस फेस्टिवल को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी वाला। इसके अलावा बिजाना भारती, ये एक आउटफिट है जो संघ परिवार से रिलेटेड है। ये सब मिलके इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस फेस्टिवल को सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है बजाय के इंडियन साइंस कांग्रेस को। लास्ट में राइटर देखो ये कहते हैं, ये इंडियन साइंस कांग्रेस जो है, देखो इसको ना अपनी खोई रेपुटेशन फिर से हासिल करनी है तो इंडिपेंडेंट होकर काम करना होगा, निष्पक्ष होकर काम करना होगा। ऐसा भी ना हो सरकार के खिलाफ काम करे, और ऐसा भी ना हो सरकार का एजेंडा प्रमोट करे इस साइंस में। इस बॉडी को सिर्फ साइंस के लिए काम करना होगा, पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा। कई बार देखो ये आरोप लगते हैं कि ये जो कांग्रेस थी, ये विपक्ष के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता था। वो साइंटिस्ट जो विपक्ष के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनके विचारों को प्रमोट करने के लिए ये कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन जाता था, जिस वजह से सरकार इस प्लेटफॉर्म को नापसंद करने लगी। तो निष्पक्ष होकर ये कांग्रेस काम करे, ना तो सरकार के पक्ष में ना सरकार के खिलाफ, साइंस के लिए काम करे, साइंटिफिक आइडियाज के लिए काम करे। तब जाके ये जो कांग्रेस है अपनी जो इंडिपेंडेंट रेपुटेशन है उसे बरकरार रख सकेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन साइंस कांग्रेस से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस मौके पे इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर आर्टिकल है, डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप इस आर्टिकल की सहायता से आंसर कर सकोगे। ये देखो, देश के प्रधानमंत्री रहे 1991 से लेके 1996 के बीच। ये समय देखो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था इंडिया के लिए, ये समय काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हाल ही में डेथ हुई थी। कश्मीर में मिलिटेंसी एकदम से बढ़ गई थी और पंजाब में भी इंसर्जेंसी थी। हालांकि
84 से 90 के बीच में ज़्यादा थी, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि पंजाब में इंसर्जेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी 91 से लेके 96 के बीच। असम में भी एजिटेशन के बाद 1985 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं थी। ऊपर से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना इंडिया को करना पड़ा। उस समय बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था। इस डिफ़िकल्ट ईरा में पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय जाता है। इन्होंने इंडिया को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, हालांकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट रन कर रहे थे। आज के इस आर्टिकल में कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे, लेकिन इनके काम को जैसे भुला सा दिया गया हो। मतलब इनके बारे में कहा जाता है मोस्ट फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर। इनके काम को याद नहीं किया जाता। अदरवाइज देखो, देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी और इन्होंने जो रिफॉर्म्स को डायरेक्शन प्रोवाइड की, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ज़्यादा श्रेय जाता है, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप इनके योगदान को भुला नहीं सकते। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उस समय आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे इंडिया बाद में जाके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। लुकिस्ट पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की थी, जो कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का काउंटर थी। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, इन सभी क्राइसिस को इन्होंने अच्छे से टैकल किया। 1998 में जो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हुआ, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। और इनकी देखो खास बात ये थी, ये रिफॉर्म्स जब लाते थे, इवन आंध्र प्रदेश के सीएम रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए। सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स। ये सीधा सीधा फ्रंटल अटैक नहीं करते थे किसी के ऊपर। जैसे जो ये रिफॉर्म्स लेके आए इकोनॉमी में, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स नेहरू के मॉडल के बिल्कुल अगेंस्ट थे। नेहरू तो सोशलिज्म की बात किया करते थे, आपको पता है। नेहरू के ईरा में ही इस प्रकार की पॉलिसीज थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें। लेकिन इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिसका फ़ायदा हमें मिला। लेकिन जब ये रिफॉर्म्स लेके आए तो इन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि हम नेहरू के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये अपना ही एक नैरेटिव दे देते थे कि हम नेहरू के मॉडल को ही, इंदिरा के मॉडल को ही आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये इस बात को समझते थे, अगर रिफॉर्म्स लाने हैं इंडिया में तो आप पूरी ऐसे ब्रांडिंग करके एक जबरदस्त नैरेटिव तैयार करके रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत से लोग उन चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बिल्कुल जोर शोर से लेबर रिफॉर्म्स हमारे देश में लेके आओगे तो लाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्शंस, एनजीओज विरोध करने लगेंगे। लेकिन आप चुपके चुपके लाओगे, बिना धूमधाम के लाओगे, बिना किसी को क्रिटिसाइज करके लाओगे, तो हो सकता है पॉसिबल हो। इन्होंने यही सब काम किए। रिफॉर्म्स इन्होंने जो लाए वो बड़े थे, लेकिन इन्होंने कभी ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग अपने रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नहीं की थी। और देखो, एक चीज़ ये भी बोली जाती है इनके बारे में, इन्होंने कभी किसी कम्युनिटी को कल्टीवेट नहीं किया। आमतौर पे आपको भी पता है, सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किसी ना किसी वर्ग को कल्टीवेट करते हैं ताकि वो वर्ग आगे जाके हमें ही वोट दे। कोई पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर धर्म को अपीज करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कास्ट को अपीज करती है, समझ गए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने किसी को कल्टीवेट नहीं किया, किसी एक आइडेंटिटी को इन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो बाद में क्या हुआ, अभी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो ये मांग करे कि भैया पीवी नरसिम्हा राव को आप भारत रत्न दो या फिर इनका सम्मान करो। ऐसा कोई सेक्शन अभी नहीं है जो इनके लिए अवार्ड की मांग करे। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव के कंट्रीब्यूशन से संबंधित, क्या उनको मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो 2047 से पहले इंडिया को विकसित भारत बनाना है, इस ड्रीम से संबंधित क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं pwonlyis.com पर जाके। आप क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कैसे लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फीडबैक दीजिए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए। फिर से मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।